चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें प्रॉफिट दिखाई जाती है जो आयका से टाइम ट्रेवल और पैराडॉक्स के बारे में बात करने को कहती है। मान लो कोई तुम्हें समय में पीछे भेजने को कहता है, तो तुम क्या सोचती हो कि जब वो ऐसा कहता है तब उनका वास्तव में क्या मतलब होता है। आयका जवाब देती है, आप पुराने समय में वापस जा रहे होते हैं। प्रॉफिट कहती है, अपनी आंखों पर ध्यान दो आयका, जब लोग समय के बारे में सोचते हैं तो कुछ इसी तरह की कल्पना करते हैं, एक सीधी सरल और सुंदर रेखा के रूप में। तुम भविष्य से समय की सीधी व साधारण रेखा से होते हुए आई हो और अब तुम समय में पीछे जा रही हो। तुम पहले कभी भी समय में पीछे नहीं गई हो और इसी समय यात्रा को पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि जब भी तुम समय में पीछे जा रही होती हो तब तुम चीजों को बदल रही होती हो और तुम ऐसे अतीत में पहुंचती हो जो कभी था ही नहीं। समय एक साधारण और सीधी रेखा में बहता है, लेकिन टाइम ट्रेवल तुम्हें अतीत में नहीं बल्कि अतीत में वापस भेजता है। आयका पूछती है, क्या आप ये कह रही हैं कि जब मैं टाइम ट्रेवल करती हूँ तो मैं अतीत के किसी नए वर्जन की यात्रा कर रही होती हूँ। प्रॉफिट आगे बताती है, सच तो यही है और जिस समय में तुम यात्रा कर रही हो और जिस समय से तुम आ रही हो वो दोनों अलग अलग समय रेखाएं हैं। समय यात्रा के हर एक प्रयास में जब भी किसी मनुष्य ने मशीन में से किसी भी एक मशीन को मारा है तो उन्होंने पहली रियलिटी को दूसरे से बदलने का इंतजाम किया होता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो स्पष्ट नहीं है, जिसमें ज्यादातर लोग गलत हो जाते हैं और स्काईनेट अपने सभी डेटा में गलत है। लेकिन जब स्काईनेट ने टर्मिनेटर को समय में पीछे भेजा, जन्म से पहले उन लोगों को मारने के लिए जो लोग स्काईनेट का विरोध कर सकते थे, पर स्काईनेट ने इस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा और वो इससे अनजान थे तब भी और अब भी। आयका बताती है, तो इसलिए उन्हें अतीत में जाकर वर्तमान और भविष्य को बदलने की उम्मीद थी। फिर प्रॉफिट बताती है, हालांकि उनका ये अतीत नहीं रहा और अब ये एक नया वर्तमान है। तब आयका पूछती है, अगर मैं जजमेंट डे को होने से रोकने में कामयाब होती हूँ तो यहाँ क्या होगा। प्रॉफिट बताती है, अगर जजमेंट डे को होने से रोका जाए तो तुम पूरी तरह से एक अलग भविष्य के लिए एक अतीत बना लोगी, एक ऐसा भविष्य जिसमें हम में से कोई भी कभी भी नहीं जान पाएगा, न देख पाएगा और न महसूस कर पाएगा। आयका पूछती है, लेकिन अगर ये सच है तो अगर मैं इस समय में उन लोगों में से किसी को भी बचा सकती जिन्हें मैं जानती हूँ और जिनकी परवाह करती हूँ, तो इस सब का क्या मतलब है। प्रॉफिट बताती है, इस पल को याद रखो, इस प्रश्न पर बहुत ध्यान से सोचो, क्योंकि उत्तर वही है जो हमें मशीनों से अलग करता है। अपने अंदर की गहराई में देखो आयका, अगर तुम चाहती हो कि हम सफल हो तो तुम्हें इसका उत्तर ढूंढना होगा। आयका पूछती है, तुम ये सब कैसे जानती हो, तुम हो कौन। वापस से सीन शिफ्ट होता है 1997 में, जहां आयका और रायका रेलवे ट्रैक पर चल रही है। तभी अचानक सामने से ट्रेन के आने पर रायका पूछती है कि ये ट्रेन अब भी चल रही है। आयका बताती है, ये ट्रेन और इस शहर की हर वो चीज जो नेटवर्क से जुड़ी है वो कोकोरो के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम मिसाकी, केंटा और हीरो को इन्नो से छुपकर कैट टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी हीरो इन्नो के बारे में पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है और ये इस तरह एक साथ क्यों बोल रहे हैं। केंटा बताता है, क्योंकि ये सब किसी सोर्स से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो अगर किसी एक ने भी हमें देख लिया तो पूरे शहर के इन्नो जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं। तभी मिसाकी बताती है, बस कुछ ब्लॉक्स और हम लगभग पहुंच चुके हैं और तुम दोनों मेरे करीब ही रहना। दूसरी तरफ आयका और रायका कैट टाउन पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आयका को ये जगह पसंद नहीं आती। रायका बताती है, ये कैट टाउन एक थीम पार्क है, क्या तुम्हारे भविष्य में कोई थीम पार्क नहीं है। लेकिन आयका बताती है, यहाँ से हमें निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी हमें देख सकता है। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर रायका बताती है, अगर मेरे भाई यहाँ हैं तो वो फन हाउस में होंगे। तभी आयका पूछती है, उसे ये कैसे पता है। रायका बताती है, क्योंकि वो उसकी मॉम की पसंदीदा जगह है। दूसरी तरफ मिसाकी और लड़के आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मिसाकी को कुछ महसूस होता है। आगे बढ़ने के बाद वो देखती है कि एक इन्नो को लोगों ने लटका रखा है। तभी मिसाकी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो अचानक फट जाता है और मिसाकी दूर जाकर गिरती है। वहाँ रहने वाले लोगों ने इन्नो के ऊपर बॉम्ब लगा रखा था, लेकिन मिसाकी को उस धमाके से कुछ नहीं होता। तभी लोग वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है, ये तो अभी जिंदा है। वो लोग मिसाकी को देखकर डर जाते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो एक मशीन है। तभी फिर से पहला आदमी बोलता है, इससे पहले ये हिले इसे मार दो। अचानक हीरो मिसाकी से भागने को बोलता है, लेकिन दूसरा आदमी हीरो को उठा लेता है। तभी अचानक एक आदमी मिसाकी के ऊपर पैर रखकर गन तान देता है। इससे पहले वो घोड़ा दबाता मिसाकी की आंखें रेड हो जाती हैं। वो उस आदमी के पैर को तोड़कर हवा में उछल जाती है और एक एक करके उन सबको मार देती है। वैसे ये सीन काफी ब्रूटल है। तभी हम देखते हैं वो पहले वाला आदमी बच जाता है और हीरो की कनपट्टी पर गन तान देता है, लेकिन ये देख मिसाकी डर जाती है। वो कहती है, इसे छोड़ दो, वो सिर्फ एक बच्चा है। वो आदमी चिल्लाकर मिसाकी से घुटनों पर आने को कहता है। मिसाकी हाथ ऊपर करके घुटनों पर बैठकर हीरो को छोड़ने को कहती है। तुम मुझे मार दो पर बच्चे को छोड़ दो प्लीज। तभी वो आदमी इस सब का दोषी मिसाकी को बताता है और वो हीरो को मारने वाला ही होता है, लेकिन हम देखते हैं
तभी उस आदमी के हाथ में गोली लग जाती है और वो गोली केंटा ने चलाई होती है। तभी वो आदमी भाग जाता है। मिसाकी पूछती है तुम ठीक तो हो, लेकिन हीरो रो जाता है। वो कहता है मुझे लगा वो मुझे मार देगा। वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। अचानक केंटा मिसाकी को हीरो से दूर रहने को कहता है। मिसाकी उससे गन नीचे करने को कहती है। वो बोलता है तुमने उन लोगों को मार दिया, लेकिन मिसाकी बताती है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वो बोलता है नहीं, वो हमें तुमसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो बताती है मैं इन्नो नहीं हूँ और ना मैं उस साइबोर्ग की तरह हूँ जिसने हम पर हमला किया था। मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे दर्द महसूस होता है और मुझे डर भी महसूस होता है, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे प्यार का एहसास होता है। राइका के लिए, हीरो के लिए और तुम्हारे लिए केंटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इंसान या मशीन फर्क नहीं पड़ता मैं क्या हूँ, पर मैं तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन केंटा उस पर गन तान कर बोलता है तुम समझ नहीं रही हो, डैड ने तुम्हें इसी तरह प्रोग्राम किया है। मिसाकी बताती है हो सकता है तुम सही हो, लेकिन इससे मेरे द्वारा कही गई बात की सच्चाई कम नहीं हो जाती। लेकिन केंटा उसे दूर रहने को कहता है तुम्हारी मर्जी केंटा, मैं जानती हूँ तुम बस सही करना चाहते हो, मुझे पता है तुम अच्छे हो केंटा। लेकिन वो गोली चला पाता उससे पहले ही हीरो केंटा के ऊपर कूद जाता है और वो उसको मारने लगता है। तभी पीछे से एक मिसाकी आकर हीरो को उठाकर केंटा से दूर कर देती है। हीरो केंटा से कहता है तुम इतने मूर्ख हो कि तुम सोचते हो तुम बहुत चतुर हो, लेकिन वास्तव में तुम पूरी दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हो। डैड को तो हमारी परवाह नहीं है, लेकिन मिसाकी को हमारी परवाह है। ये अकेली है जो ऐसा करती है, तुम ये समझ क्यों नहीं लेते, तुम मूर्ख हो। आगे हीरो रोता हुआ मिसाकी से कहता है वो तुम्हें मारने वाला था, वो तुम्हारे सिर में गोली मारने वाला था। फिर मिसाकी उसे चुप कराती है। केंटा पिस्टल को उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मेलकॉम को देखते हैं जो कोकोरो से पूछता है वो क्या है जो सच में तुम्हें चाहिए, लेकिन कोकोरो ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है। लेकिन मेलकॉम फिर कहता है प्लीज मेरे प्रश्न को टालो मत। कोकोरो बताती है स्काईनेट डोमिनेट करना चाहता है, वो मानवता के अस्तित्व को खतरे के रूप में देखता है। स्काईनेट दुनिया की हर उस चीज से छुटकारा चाहता है जो भी उसके आखिरी कदम को कमजोर करेगा, लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ। मेलकॉम पूछता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। वो पूछती है क्या कभी तुम्हारे किसी प्रियजन की मौत हुई है। वो बताता है इस बिल्डिंग की हर एक फाइल और मेटा डेटा के हर एक टुकड़े पर तुम्हारा कंट्रोल है। मुझे यकीन है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानती हो। तुम सही हो मेलकॉम, फाइल से मुझे पता चला है तुम्हारी एक वाइफ थी। पुलिस रिपोर्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट बताती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से तुरंत उसकी मौत हो गई थी। मेलकॉम बताता है ये सच है। आज से 3 साल पहले 30 अगस्त 1997 मेरा जजमेंट डे। जब ये हुआ मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या सोचना चाहिए। फिर एक पल के लिए मैंने इस संभावना पर विचार किया कि किसी ने मुझसे मिलने की कोशिश में उसकी हत्या कर दी। मेरा काम खत्म करने की कोशिश, यानी कि तुम्हें बनाने से रोकने की कोशिश। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि वो कोई षड्यंत्र नहीं था और ये भाग्य भी नहीं था। वो किसी बड़ी भलाई के लिए या किसी की जान बचाने के लिए खुद का बलिदान देकर नहीं मरी। जब एक बस ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा तो बस दुर्घटना हो गई, जिस वजह से उसके सिर पर धातु का एक टुकड़ा लगने से उसकी मृत्यु हो गई। वो सिर्फ एक दुर्भाग्य था और कभी कभी चीजें इसी तरह होती हैं। उसकी मृत्यु दुखद और मीनिंगलेस थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। और सबसे अच्छा जो मैं कर सकता था वो था रुक जाना। और देखो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। हर दिन जो हम सांस लेते हैं वो गॉड गिफ्ट है, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में जो है वो दूर हो सकता है और चला जाएगा बिना किसी उकसावे के और बिना किसी चेतावनी के। ये सब खत्म हो जाएगा। उसकी मौत मुझे याद दिलाती है कि जीवन सिर्फ अस्तित्व में होना नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये पहले से समझता हूँ। वो अब चली गई है और मैं अपना बाकी बचा जीवन उसका आभारी होकर बिताऊंगा। हर दिन मैं उसके साथ था। मेलकॉम, ये मानव जाति के पास मौजूद उपहारों में से एक उपहार है। मनुष्य प्रकृति घटनाओं में से दैवीय अर्थ की तलाश करता है, जैसे कि जन्म, जीवन और मृत्यु। तुम जीवन की उथल पुथल से बाहर निकलकर अपने लिए कहानियां तैयार करते हो। क्या तुम देखते हो कि तुम्हारी प्रजाति कैसे गहरे अर्थ तलाशती है। मेलकॉम बताता है तुम सही हो कोकोरो। कोकोरो बताती है मैं भी इसे देखती हूँ। मेलकॉम बताता है वैसे अगर ये सच है तो तुम में और मुझ में अनुमान से कहीं ज्यादा समानताएं हैं। हम देखेंगे मेलकॉम। सीन टर्मिनेटर पर शिफ्ट होता है। वो वहाँ पहुँचता है जहाँ मिसाकी की लड़ाई हुई थी। वो वहाँ के एरिया को स्कैन करके बाइक लेकर आगे चला जाता है। दूसरी तरफ मिसाकी दोनों लड़कों के साथ कैट टाउन पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं केंटा अकेले आगे चला जाता है। तभी सामने से राइका की आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ चला जाता है। राइका की फिर से आवाज आती है। वो पूछती है तुम कहाँ हो केंटा। केंटा बताता है तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर केंटा एक एक करके सारे दरवाजे खोलता है। वो तीसरा दरवाजा खोलता उससे पहले ही दरवाजा तोड़कर टर्मिनेटर आ जाता है। टर्मिनेटर केंटा को पकड़ लेता है। तभी फिर से राइका पूछती है तुम कहाँ हो। फिर टर्मिनेटर केंटा की आवाज में बताता है माफ करना, मुझे लगा तुम सीढ़ियों पर हो, तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी
फिर आयका को बताती है कि यहाँ सीढ़ियाँ नहीं है और ये केंटा जानता है। आयका जान जाती है कि वो टर्मिनेटर है। फिर वो रायका को पीछे रहने को कहती है। वो दोनों छिपते हुए आगे बढ़ते हैं और टॉय गन से हमला करते हैं, लेकिन वो टर्मिनेटर नहीं बल्कि मिसाकी होती है जिस पर वो हमला करती है। तभी मिसाकी आयका को नीचे गिराकर उसका गला दबाने लगती है, लेकिन आयका उसे रुकने को कहती है। फिर आयका बताती है ये मशीन है, तुम भाग जाओ। तब आयका पूछती है मिसाकी मशीन है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वहाँ हीरो आ जाता है। वो पूछता है केंटा कहाँ है? तभी आयका को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ टर्मिनेटर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं टर्मिनेटर केंटा को बेहोश करके बाइक पर ले जा रहा है और ये एपिसोड यहीं एंड होता है।